हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको गुण संधि के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने संधि व उसके भेद के बारे में आप लोगों को बताया था और उसमें हमने दीर्घ संधि की बात की थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को दीर्घ संधि अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आइए अब गुण संधि की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग गुण संधि में देखते हैं कि गुण संधि का सूत्र क्या होता है। तो गुण संधि का सूत्र आद्गुणः होता है। आइए इसके परिभाषा पे हम लोग ध्यान देते हैं। यदि अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ, छोटी या बड़ी आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। उ या बड़ा उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ तथा री या री आए तो दोनों के स्थान पर अर और री आए तो दोनों के स्थान पर अल आदेश हो जाता है। इस नियम से बने संधि को गुण संधि कहते हैं। आइए इसके नियम से हम लोग इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। अ या आ धन ई या ई बराबर ए, यानी अ और ई आए तो ए हो जाता है और आ और बड़ी ई आए तो भी ए हो जाता है। अ धन उ आए तो ओ हो जाता है और बड़ा आ और बड़ा उ आए तो ओ हो जाता है। अ और री आए तो अर हो जाता है और आ और री आए तो भी अर हो जाता है। अ और री मिलकर अल हो जाते हैं और आ और री मिलकर भी अल हो जाते हैं। ये इसका नियम है। आइए अब हम इसे उदाहरण से अच्छी तरह से समझते हैं। एक तरफ संधि किया हुआ शब्द है और एक तरफ विच्छेद है उसका। तो आइए देखते हैं हम। जैसे सुरेंद्र में सुर धन इंद्र, ये इसका विच्छेद हुआ। तो सुरेंद्र का जो सुर है उसमें र में अ का उच्चारण होता है, यानी अ की ध्वनि निकलती है, अ र अ। उसी प्रकार इंद्र का जो ई है उसमें ई की ध्वनि निकलती है, तो अ और ई मिलकर ए हो जाते हैं, तो सुरेंद्र। उसी प्रकार उप का जो प उसमें अ की ध्वनि निकलती है और इंद्र का जो ई है उसमें ई की ध्वनि, तो अ और ई मिलकर ए हो जाते हैं, उपेंद्र। सिर्फ उसी प्रकार नर का जो र है उसमें अ की ध्वनि निकलती है और इंद्र का जो ई है ई की ध्वनि निकलती है, अ और ई मिलकर नरेंद्र हो जाते हैं। शुभ का जो भ है उसमें अ की ध्वनि, इच्छु का जो ई है उसमें ई की ध्वनि, तो अ और ई मिलकर ए हो गए। उसी प्रकार पूर्ण और इंद्र है तो ड़ में अ की ध्वनि और इंद्र का जो ई है उसमें ई की ध्वनि, अ और ई मिलकर ए हो जाते हैं। प्रेत है तो प्र में अ की ध्वनि, इत में ई की ध्वनि, यानी अ और ई मिलकर ए हो जाते हैं। महेंद्र है तो महा धन इंद्र, इसमें हा में आ की ध्वनि निकलती है और इंद्र का जो ई है उसमें ई की ध्वनि निकलती है, तो आ और ई मिलकर ए हो जाते हैं, यानी महेंद्र हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये संधि अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और एक बार आप फिर से वीडियो को देख सकते हैं। आइए अब फिर से हम लोग जो है वृद्धि संधि की बात करते हैं। तो इसमें वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। आइए इसकी परिभाषा को हम लोग ध्यान से देखते हैं। यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, तथा अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ आदेश हो जाता है। इस नियम प्रक्रिया को वृद्धि संधि कहते हैं। इसके नियम से हम वृद्धि संधि को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। अ या आ धन ए या ए आए तो इसकी वृद्धि, यानी वृद्धि का शाब्दिक अर्थ होता है बढ़ा हुआ, फैलाव, ठीक है। तो जिसमें से अ धन ए, यानी अ और ए मिलाकर बनाते हैं हम लोग, तो इसकी वृद्धि होकर ए बन जाती है। उसी प्रकार बड़ा आ और ए मिलाते हैं तो ए बन जाता है, यानी वृद्धि होकर ए बन जाता है। तो अ या आ में से कोई एक शब्द है, जैसे हम लोग अ लेते हैं और इधर ओ या औ में से हम लोग ओ लेते हैं, तो अ और ओ मिलकर औ हो जाते हैं। उसी प्रकार आ और औ इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, औ बनता है। आइए इसे संधि और उसके विच्छेद से अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे एक एक है तो एक धन एक, इसका विच्छेद हुआ तो एक का जो क है इसमें अ की ध्वनि और एक का जो ए है इसमें ए की ध्वनि, तो अ और ए मिलकर
ए हो गए, तो एक ऐक हो गया। दिन का जो न उसमें अ और एक का जो ए है उसमें ए, तो अ और ए मिलकर ए हो गया। उसी प्रकार अद्य धन एव है, तो द्य में अ की ध्वनि और एव में एव का जो ए है उसमें ए की ध्वनि, ए की ध्वनि, तो क्या हुआ अ और ए मिलकर ए हो गया। देव धन ऐश्वर्य हुआ, तो व में अ की ध्वनि, ऐश्वर्य का ए है उसमें ए की ध्वनि, तो अ और ए मिलकर ए हो गए, यानी कि वृद्धि हो गई इसकी। तत्र का जो त्र है उसमें अ की ध्वनि, एव का जो ए है उसमें ए की ध्वनि, तो अ और ए मिलकर ए हो गए। उसी प्रकार मत का जो त है उसमें अ की ध्वनि, ऐ का जो ए है उसमें ए की ध्वनि, यानी अ और ए मिलकर ए हो गए। उसी प्रकार नव का जो व है उसमें अ की ध्वनि और ऐश्वर्य का जो ए है उसमें ए की ध्वनि, तो अ और ए मिलकर ए हो गए, यानी वृद्धि हो गई, तो नवैश्वर्य बन गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। आइए अब देखते हैं हम लोग यड़ संधि का सूत्र। तो यड़ संधि का सूत्र क्या होता है? ई को यड़चि। इसकी परिभाषा को हम लोग देखते हैं। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमशः य, व, र, ल हो जाता है। आइए इसके नियम से हम इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। ई या ई और कोई भी असमान स्वर आए तो उसके स्थान पे य हो जाता है। उसी प्रकार छोटा ऊ या बड़ा ऊ कोई भी असमान स्वर आए तो व हो जाता है। इसी तरह री या री और कोई भी असमान स्वर आए तो र हो जाता है, और री और कोई भी असमान स्वर आए तो ल हो जाता है। आइए इसे संधि और उसके विच्छेद से हम अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे यद्यपि एक संधि किया हुआ शब्द है, तो यदि धन अपि उसका विच्छेद हुआ तो दी में ई की ध्वनि आती है और अपि में अ की ध्वनि आती है, तो ई और अ मिलकर य हो गए। उसी प्रकार अति में ती और अ मिलकर य हो जाते हैं। उसी तरह ऊपरी का जो री है उसमें ई की ध्वनि और उक्त का जो ऊ है उसमें ऊ की ध्वनि, तो ई और ऊ मिलकर य आ जाते हैं। और प्रति में ती में ई की ध्वनि, एक में ए की ध्वनि, तो य हो जाते हैं, यानी ई और ए मिलकर य हो जाते हैं। अति धन उक्ति में ती में ई की ध्वनि, उक्ति में ऊ की ध्वनि, तो ई और ऊ मिलकर य हो जाते हैं। अति धन आनंद हो गया में ती में ई की ध्वनि, आ में आ की ध्वनि, तो ई और आ मिलकर य हो जाते हैं। उसी प्रकार न्यून का जो नी है उसमें ई की ध्वनि और आगे ऊन में ऊ में बड़ा ऊ की ध्वनि, यानी नी और ऊ मिलकर ऊ, यानी कि य, न्यून हो गया। अधि धन अयन बराबर अध्ययन, यानी धी में ई की ध्वनि और अयन का जो अ है उसमें अ की ध्वनि, यानी ई और अ मिलकर य हो गए। तो आप लोगों ने देखा कि इधर सारे शब्दों में ई की ही ध्वनि आती है। दी, ती, री, ती, 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 नी, धी, ये सभी में ई की ध्वनि आती है, लेकिन इसके सामने कोई असमान ध्वनि है। जैसे इसमें यद्यपि में ई और आ आया है, अत्यल्प में ई और आ आया है, ऊपरी में ई और ऊ आया है, प्रति में ई और ए आया है, अति में ती और ऊ आया है, अति में ती और आ आया है, नि में ई और बड़ा ऊ आया है, अधि में धी और अ आया है। तो कोई भी असमान जब ध्वनि होती है तो उसके सामने ये बन जाता है, यानी कि य। ठीक है, आइए अब हम जो है दूसरी संधि के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरी संधि है अयादि संधि। इसका सूत्र है एचो अयावाय। यदि ए, ओ, औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए, ओ, औ के स्थान पर क्रमशः
आय औ आओ हो जाता है। ठीक है, इसमें भी वही असमान स्वर की बात कही गई है, यानी कि ए ओ औ ये तो पहले की ध्वनि है और उसके बाद सामने कोई असमान स्वर आए तो ए ओ औ इनके स्थान पर आय औ आओ हो जाता है। आइए इसके नियम को हम लोग समझते हैं। जैसे ए आया और कोई असमान स्वर आया तो उसके स्थान पे अय हो जाता है। जैसे अय आया तो कोई असमान स्वर आता है तो आय हो जाता है। ओ आया तो कोई असमान स्वर आए तो औ है तो कोई भी असमान स्वर आए तो आव हो जाता है। आइए इस संधि को हम लोग इसके संधि और विच्छेद से अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे नयन एक संधि किया हुआ शब्द है, उसी प्रकार इसका विच्छेद करते हैं हम लोग तो ने धन अन होता है। ठीक है, तो ने में ए की ध्वनि निकलती है और अन में अ की ध्वनि निकलती है। ठीक है, तो ए के स्थान ए और अ होता है तो उसके स्थान पे क्या हो जाता है, अय हो जाता है, यानी कि नयन हो जाता है। उसी प्रकार चयन है तो चयन का हम विच्छेद करते हैं तो चे में ए की ध्वनि निकलती है और अन में अन का जो अ है उसमें अ की ध्वनि निकलती है तो ए और अ मिलकर अय यानी कि अय की ध्वनि निकलती है तो हो गया चयन हो गया। उसी प्रकार हम आगे एक दूसरा उदाहरण देखते हैं कि गायक है तो गए धन अक हो गया। ठीक है, तो अय हो गया और उसके आगे अक का जो अ है तो अक अय और अक मिलकर आय हो गया, यानी कि गायक हो गया। उसी प्रकार नायक है तो नायक का जो विच्छेद करते हैं हम लोग तो नय हो गया और धन अक हो गया, तो आगे जो है हम लोग अय और अ मिलकर आय हो जाता है, यानी नायक हो जाता है। उसी तरह गायन है तो गय धन अन बराबर अय और अ मिलकर आय हो जाता है, यानी गायन। सै धन अक बराबर सायक, यानी कि अय और अ मिलकर आय हो जाता है। उसी तरह भवन है तो भवन का हम लोग विच्छेद करते हैं, भो धन अन बराबर भवन, यानी ओ और अ मिलकर अव हो जाते हैं, यानी कि भवन। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।